नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमेरिकी चुनाव के नतीजों में डोनाल्ड ट्रंप की जबरदस्त धूम, जिसके बाद पीएम मोदी ने अपने अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप को दी बधाई। खबर में आगे जिक्र होगा कि पुतिन ने फिर की पीएम मोदी की तारीफ, बोले नए स्तर पर पहुंच गए हैं भारत और रूस के रिश्ते। खबर में आगे आपको बताएंगे कि जम्मू और कश्मीर में हो सकता है बुलडोजर एक्शन, एलजी दे रहे हैं बड़े संकेत। आगे खबर में बताएंगे कि कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि कनाडा में मंदिर पर हमले के बाद उग्र हुए हिंदू, विपक्ष भी करने लगा ट्रूडो का जमकर विरोध। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। ऐतिहासिक जीत पर पीएम मोदी ने ट्रंप को दी बधाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 के नतीजे आ गए हैं। इसके साथ ही रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। शुरुआती रुझान से ही ट्रंप कमला हैरिस से काफी आगे थे। इसके बाद ट्रंप को सोशल मीडिया पर जीत की बधाइयां भी मिलने लगी हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है। पीएम मोदी ने लिखा कि ऐतिहासिक जीत पर मेरे दोस्त को बधाई। जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को नवीनीकृत करने के लिए उत्सुक हूं। आइए मिलकर अपने लोगों की भलाई के लिए और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करें। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बधाई दे दी है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री ने भी यहाँ पर उनको बधाई दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पुतिन ने फिर की पीएम मोदी की तारीफ, बोले नए स्तर पर पहुँच गए भारत और रूस के रिश्ते। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मित्र देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों की तारीफ करते हुए भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत के साथ रूस के संबंध हाल ही में रणनीतिक और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के एक नए स्तर पर पहुंच गए हैं। पुतिन ने ब्रिक्स देशों के राजदूतों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के साथ रूस का संबंध हाल ही में रणनीतिक विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के नए स्तर पर पहुंच गया है। हमारे देश द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में मिलकर काम करते हैं। G20 में, SCO और हाल ही में कजान में आयोजित हुआ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई बातचीत में इन सभी बातों की पुष्टि हुई है। वहीं दोस्तों, उन्होंने ब्रिक्स राजदूतों से कहा कि हम आपकी एक्टिविटी को सफल होते हुए देखने में उत्साहित हैं। उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि बुर्किना फासो, मलेशिया, भारत, नाइजर, केन्या, अर्जेंटीना, जिम्बाब्वे और अन्य मित्र देशों के साथ मॉस्को के संबंध पारस्परिक रूप से लाभकारी और सम्मान पर आधारित है। इस दौरान रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस के अलेक्जेंडर हॉल में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपना विश्वास पत्र भी प्रस्तुत किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू और कश्मीर में हो सकता है बुलडोजर एक्शन, एलजी दे रहे हैं बड़े संकेत। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को चेतावनी दी कि आतंकवादियों को पनाह देने वालों के घरों को जमींदोज कर दिया जाएगा। उन्होंने लोगों से आतंकवाद के दोषियों के खिलाफ एकजुटता के साथ खड़े होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अगर सुरक्षा बल, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और लोग एकजुट हो जाएं तो एक साल में ही क्षेत्र से आतंकवाद का सफाया हो सकता है। उपराज्यपाल ने उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने सुरक्षा बलों को निर्देश दिया है कि वो किसी भी निर्दोष को नुकसान न पहुंचाए, लेकिन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई आतंकवादियों को पनाह देता है तो उसके घर को जमींदोज कर दिया जाएगा। इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सिन्हा ने कहा कि कुछ लोग बयान देते हैं कि आतंकवादियों को पनाह देने वालों पर अत्याचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि हालांकि यह अत्याचार नहीं है बल्कि न्याय की मांग है और ऐसा न्याय जारी रहेगा। सिन्हा ने कहा कि हमारा पड़ोसी अशांति फैलाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये हमें चिंतित नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ के लोग ही उसके निर्देश पर ऐसा कर रहे हैं। ये चिंता का विषय है। ऐसे लोगों की पहचान करना सिर्फ सुरक्षा बलों और प्रशासन का ही काम नहीं है, बल्कि लोगों का भी काम है। उन्होंने कहा कि अगर लोग आतंकियों को पनाह देते हैं और फिर कहते हैं कि हम उनके साथ अन्याय कर रहे हैं तो ये सही नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ की खबरें सामने
सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया है। फिलहाल पूरे क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन जारी है। ये मुठभेड़ बुधवार को कुपवाड़ा के लोलाब इलाके के मार्गी क्षेत्र में हुई, जहां सुरक्षा बलों को आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी। इसके बाद भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जैसे ही सुरक्षा बलों ने इलाके में छापेमारी की, आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। फिलहाल सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कनाडा में मंदिर पर हमले के बाद उग्र हुए हिंदू, विपक्ष भी करने लगा ट्रूडो का जमकर विरोध। जी हां दोस्तों, कनाडा के ग्रेटर टोरंटो एरिया में रविवार को एक हिंदू मंदिर पर खालिस्तानी तत्वों द्वारा हमला किया गया। इस घटना के बाद कनाडा में सियासी हंगामा खड़ा हो गया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पॉलिविएव्र ने हाउस ऑफ कॉमन्स में इस हिंसा को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रश्नकाल के दौरान ट्रूडो ने कहा कि उन्होंने देश भर में पिछले कुछ दिनों में दक्षिण एशियाई समुदाय के खिलाफ जो हिंसा देखी गई है उसकी हम निंदा करते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी के संगठन में बड़ा बदलाव, जल्द लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद नए दौर में संघ के साथ समन्वय। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अगले 2 महीने में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के साथ ही भाजपा में बड़े पैमाने पर बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। इसके तहत भाजपा और संघ के बीच समन्वय भी और तेज होगा। इसके तहत केंद्र और राज्यों में संगठन में नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। आरएसएस से आने वाले कई संगठन मंत्रियों के राज्य बदले जाने की संभावना है। वहीं कई नए संगठन मंत्रियों को भेजे जाने पर दोनों संगठनों के शीर्ष नेताओं के बीच बातचीत चल रही है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार दिसंबर के मध्य में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आरएसएस और भाजपा के बीच सर्वसम्मति बनाने की कोशिश शुरू होगी। वहीं दोस्तों, आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि अभी तक इस मुद्दे पर बातचीत शुरू नहीं हुई है। भाजपा का सदस्यता अभियान खत्म होने के बाद राज्यों में संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई और आधे से अधिक राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव संपन्न होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 6 दिन 12 रैलियां, मराठवाड़ा से विदर्भ तक महायुति को गति देने के लिए पीएम मोदी करेंगे धुआंधार प्रचार। महाराष्ट्र चुनाव 2024 से बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नामांकन वापसी की समय सीमा खत्म हो गई है और अब सभी 288 सीटों पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। अब चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है और सत्ता में एक बार फिर वापसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। भाजपा 8 से 14 नवंबर तक राज्य भर में रैलियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार अभियान की तैयारी कर रही है। पार्टी को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी महायुति सत्तारूढ़ गठबंधन को करीबी और बहुकोणीय मुकाबले में बढ़त दिलाएंगे। राज्य भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि पीएम मोदी निस्संदेह स्टार प्रचारक होंगे। वो 8 से 14 नवंबर के बीच पूरे महाराष्ट्र में रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र में 8 से 14 नवंबर के बीच करीब 12 रैलियों को संबोधित कर सकते हैं। महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि पीएम मोदी के 8 नवंबर को धुले और नासिक, 9 नवंबर को अकोला और नांदेड़, 12 नवंबर को चंद्रपुर, चिमूर, सोलापुर व पुणे और 14 नवंबर को संभाजीनगर, नवी मुंबई और मुंबई में चुनावी सभाओं को संबोधित करने की उम्मीद है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हम चाहते तो संसद में पास करा सकते थे कानून, लेकिन पीएम मोदी ने वक्फ बिल को लेकर स्मृति ईरानी का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को कहा कि वक्फ विधेयक 2024 को संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया है। भाजपा नेता ने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि हर राजनीतिक राय मिल सके और बड़े पैमाने पर नागरिक अपनी बात रख सकें और अपना दृष्टिकोण दे सकें। इंडियन एक्सप्रेस के आइडिया एक्सचेंज कार्यक्रम में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किए जाने पर बोलते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि उस दिन सदन में हमारे पास सर्वसम्मति थी और संख्या भी पर्याप्त थी, लेकिन फिर भी हमने संयुक्त समिति के लिए इस पर विचार किया ताकि हर राजनीतिक दृष्टिकोण और आम नागरिक जेपीसी के समक्ष अपनी राय रख सके, आकर अपनी बात रख सके। भाजपा नेता ने आगे कहा कि इसलिए मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री द्वारा चीज़ों को सचमुच थोपने की नहीं बल्कि हर दृष्टिकोण के लिए अधिक समावेशी माहौल बनाने की कोशिश है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ हर चीज की संभावना है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री के पूरे कामकाज में राजनीति के विभिन्न पक्षों के दृष्टिकोणों का भी समावेश है। जब सरोगेसी बिल राज्यसभा में पेश किया जा रहा था तो मुझे लगता है कि जयराम रमेश को इस बारे में कुछ चिंताएं थी। मैंने और भूपेंद्र यादव ने गैलरी में उनकी बात सुनी। हम अपने नेतृत्व के पास गए और नेतृत्व ने कहा ठीक है, पूरी बातचीत को आगे बढ़ाइए, सुनिए कांग्रेस क्या कहना चाहती है, अगर चिंताएं जायज हैं तो उसका समाधान करें। इसलिए प्रधानमंत्री ने हमेशा इसी तरह काम किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेरिका में ट्रंप की बढ़त से झूमा भारतीय बाजार, सेंसेक्स 1000 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,400 के पार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव परिणामों में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बढ़त पर बुधवार को भारतीय शेयर बाजार ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। इससे पहले मंगलवार को अमेरिकी बाजार भी बढ़त के साथ बंद हुए। बुधवार की सुबह आईटी शेयरों में मजबूत की बदौलत 12:18 पर सेंसेक्स 666.48 अंक चढ़कर 80,143 पर पहुंच गया। दूसरी ओर निफ्टी 202 अंक मजबूत होकर 24,415 पार कर गया। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत का नाम सुनते ही कांप जाता है पाकिस्तान, उसे सपने आते हैं। योगी आदित्यनाथ ने चीन को भी लपेटा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड दौरे पर है। उन्होंने कोडरमा में भारत सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। सुरक्षा का मॉडल क्या होना चाहिए ये आप देख रहे होंगे। कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी तब चीन हमारे देश के अंदर घुसता था। अब आप देख रहे होंगे आज चीन की सेनाएं पीछे हट रही हैं, वहां भारत की सेना गश्त कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि पाकिस्तान की तो अब भारत का नाम सुनते ही कंपकपी शुरू हो जाती है। पाकिस्तान को अब सपने आते हैं। कहा जाता है कि भारत कभी भी हम पर हमला कर सकता है, हमारी जान बचाओ। योगी ने आगे कहा कि सरकार तो ऐसी होनी चाहिए जो दुश्मन के दिल को दहला सके। यही आज भारत की सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने कश्मीर की समस्या दी थी। मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर इस समस्या को खत्म कर दिया। कांग्रेस ने गरीबों को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया था, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया था। कांग्रेस हो या झामुमो या राजद, इनको जब भी मौका मिला इन्होंने गरीबों के पेट पर लात मारने का काम किया। सीएम योगी ने कहा कि झारखंड में एक गरीब को बालू नहीं मिलता है घर बनाने के लिए, लेकिन बालू माफिया इस सरकार का संरक्षण प्राप्त करके फल फूल रहे हैं। शराब माफिया, वन माफिया, भू माफिया सिर तान कर चल रहे हैं। इसीलिए कहने के लिए आए हैं कि इसका उपचार सिर्फ भाजपा है। भाजपा साल 2017 से पहले यूपी में माफिया सीना तान कर चलते थे, लेकिन इनके लिए गरीब किसान नौजवान की कोई कीमत नहीं थी, बहन बेटी का कोई सम्मान नहीं था। लेकिन 2017 के बाद जब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर ने चलना शुरू किया तो आप देखते होंगे दुर्दांत से दुर्दांत माफिया आज उत्तर प्रदेश की धरती को छोड़कर भाग चुका है। कुछ तो जेल में है, कुछ लोग राम नाम सत्य की यात्रा में चले गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रणनीतिक साझेदारी लगातार बढ़ रही है। पेन्नी वेंगा से मुलाकात पर बोले जयशंकर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पेन्नी वोंग से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार बढ़ रही है। दोनों नेताओं ने अपने अपने पड़ोस, हिंद प्रशांत, पश्चिम एशिया, यूक्रेन और वैश्विक रणनीतिक परिदृश्य पर भी चर्चा की। जयशंकर 15वें ऑस्ट्रेलिया भारत विदेश मंत्रियों की रूपरेखा वार्ता के लिए कैनबेरा में हैं। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि आज कैनबेरा में 15वीं भारत ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्रियों की रूपरेखा वार्ता के लिए अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पेन्नी वोंग से मुलाकात की। इस दौरान हमने इस पर चर्चा की। हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार बढ़ रही है। यह मजबूत राजनीतिक संबंधों, मजबूत रक्षा और सुरक्षा सहयोग, विस्तारित व्यापार, अधिक गतिशीलता और गहरे शैक्षिक संबंधों में परिलक्षित होता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कनाडा में चरमपंथी ताकतों को दी जा रही राजनीतिक पनाह, हिंदू मंदिर पर हमले की घटना पर भड़के जयशंकर। जी हाँ दोस्तों, कनाडा में हिंदू मंदिर और हिंदू समुदाय के लोगों पर खालिस्तानियों के हमले की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस हमले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और घटना को बेहद चिंताजनक बताया। कनाडा में हिंदू समुदाय के लोगों पर हमले की एक घटना ऐसे समय में हुई है जब भारत और कनाडा के संबंध पहले ही तनावपूर्ण हैं और इस घटना ने संबंधों में और खटास ला दी है। हालांकि
घटना को लेकर कनाडा सरकार दबाव में है और खुद पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भी इसकी आलोचना की है। कनाडा ने बिना सबूतों के भारत पर आरोप लगाने का पैटर्न विकसित किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर हुए हमले की घटना पर मंगलवार को कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि ये एक तरह से कनाडा में चरमपंथी ताकतों को दी जा रही राजनीतिक पनाह की ओर इशारा करता है। कैनबरा में ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से कनाडा की घटना को लेकर सवाल किए, जिसके जवाब में जयशंकर ने कहा कि आपने इस मामले में हमारे आधिकारिक प्रवक्ता का बयान देखा होगा और फिर प्रधानमंत्री द्वारा चिंता व्यक्त की गई। मैं 3 टिप्पणियां करना चाहता हूं। एक, कनाडा ने बिना कोई विशेष जानकारी दिए आरोप लगाने का नया पैटर्न विकसित कर लिया है। दूसरा, जब हम कनाडा को देखते हैं तो हमारे लिए ये तथ्य है कि हमारे राजनयिकों पर नज़र रखी जा रही है। ये कुछ ऐसा है जो बिल्कुल अस्वीकार्य है। तीसरा, मुझे लगता है कि ये घटना बताती है कि यहाँ यानी कि कनाडा में चरमपंथी ताकतों को राजनीतिक पनाह दी जा रही है। विदेश मंत्री 3 से 7 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान में फिर चीनी नागरिकों पर बरसी गोलियां, कुछ ही महीनों में हमले की ये तीसरी घटना। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में फिर से 2 चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया है। मंगलवार को कराची में इन दोनों के ऊपर गोलियां चलाई गई। पाकिस्तान में चीन के नागरिकों पर हमले के सिलसिले में ये नई कड़ी है। पुलिस और अस्पताल ने इस घटना की पुष्टि की है। इसके बाद पाकिस्तान में चीनी नागरिकों सुरक्षा को लेकर फिर से सवाल उठने लगा है। बताया जाता है कि दोनों घायलों की हालत काफ़ी गंभीर है। गौरतलब है कि पाकिस्तान में चीन के राजदूत ने भी वहां पर चीनी नागरिकों पर हो रहे हमले को लेकर चिंता जताई है। साथ ही सुरक्षा उपाय बेहतर की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। फैज़ान अली नाम के एक पुलिस अधिकारी ने घटना के बारे में जानकारी दी है। घटना के बारे में पूरा विवरण अभी नहीं मिला है। लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के प्रवक्ता के मुताबिक दोनों घायलों की हालत गंभीर है और उनका इलाज जारी है। ये पहली बार नहीं है जब चीन के नागरिकों पर पाकिस्तान में हमला हुआ है। इससे पहले अक्टूबर में एक आत्मघाती हमले में 2 चीनी नागरिक मार गिराए गए थे, जबकि 10 अन्य घायल हो गए थे। कराची एयरपोर्ट के पास हुए इस धमाके की जिम्मेदारी प्रतिबंधित बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ले ली थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कंगाल पाकिस्तान में बद से बदतर हो रहे हालात। सरकार के पास शिक्षकों के वेतन देने के भी पैसे नहीं, सड़कों पर हजारों टीचर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में टीचर सड़कों पर उतर गए हैं। शिक्षकों के प्रदर्शन की वजह वेतन ना मिलना है। खैबर पख्तूनख्वा की सरकार ने बीते 8 महीने से क्षेत्र के लड़कियों के स्कूल के टीचर को वेतन नहीं दिया है। ऐसे में टीचर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे इन स्कूलों की छात्राओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। ये विरोध प्रदर्शन ऐसे समय शुरू हुआ है जब पाकिस्तान खराब आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है। देश का रुपया लगातार डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो रहा है और बेरोजगारी महंगाई की समस्या बढ़ती जा रही है। द डॉन की रिपोर्ट के अनुसार जिन शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है उन्हें 2200 गर्ल्स स्कूल, 541 बुनियादी शिक्षा केंद्र स्कूलों और 275 राष्ट्रीय मानवता विकास आयोग स्कूलों में तैनात किया गया है। एक तरफ अकुशल श्रम के लिए न्यूनतम मजदूरी सरकार ने 36,000 रुपये निर्धारित की है, तो वहीं इन स्कूल शिक्षकों को सिर्फ 21,000 रुपये महीने दिए जा रहे हैं। ये वेतन भी 8 महीने से नहीं मिला है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जब भी बटे हैं निर्ममता से कटे हैं, अपनी ताकत का एहसास करवाइए। झारखंड में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने सोरेन सरकार में मंत्री रहे आलमगीर आलम के करीबी के घर में भारी मात्रा में कैश बरामद होने पर उनकी तुलना औरंगजेब से कर दी। उन्होंने कहा कि जैसे औरंगजेब ने देश लूटा था, वैसे ही आलमगीर ने राज्य के गरीबों को लूटा। इसके साथ ही सीएम योगी ने फिर से बटेंगे तो कटेंगे का नारा दोहराया। झारखंड में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि औरंगजेब ने देश को लूटा था, मंदिरों को नष्ट किया था। उसी तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक मंत्री था आलमगीर आलम, जिसके घर से नोटों की गड्डियां मिली थी। ये पैसा झारखंड के गरीबों का था, जिसे लूटकर जमा किया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि मंत्री के साथ साथ नौकरों, रिश्तेदारों के घरों से भी कैश बरामद हुआ था। ये सब झारखंड वासियों का पैसा था। लूट का इससे घटिया स्तर और दूसरा कहीं नहीं देखा जा सकता। सीएम योगी ने मंच से बोलते हुए जनता से कहा कि अपनी ताकत का एहसास करवाइए। जातियों में बंटना नहीं है। जाति के नाम पर कुछ लोग आपको बांटेंगे,
कांग्रेस और विपक्ष यही काम करती है। ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों रोहिंग्या को बुला रहे हैं। एक दिन ये लोग आपको घर के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। इसीलिए एक रहिए, नेक रहिए। मैं तो कहता हूँ कि देश का इतिहास गवाह है, जब भी बटे हैं निर्ममता से कटे हैं। वहीं दोस्तों, झारखंड के कोडरमा में बोलते हुए सीएम योगी ने माफियाओं को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद यूपी में जो बुलडोजर चलना शुरू हुआ, उसके बाद कुछ जेल में हैं, कुछ राम नाम सत्य हो गए। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम सोरेन सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री रहे आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर चुकी है। 6 मई को ईडी ने आलमगीर आलम के ठिकानों पर छापेमारी कर 30 करोड़ रुपए से अधिक कैश बरामद किया गया था और इतनी बड़ी मात्रा में कैश मिलने के बाद ईडी ने नोटों को गिनने के लिए कई मशीनें मंगवाई थी। अधिकारियों ने जहांगीर आलम के फ्लैट से कुछ आभूषण और दस्तावेज भी बरामद किए थे। सीएम योगी से पहले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी आलमगीर आलम पर हमला बोला था। उन्होंने कहा कि वर्तमान सोरेन सरकार को मंत्री इरफान अंसारी और आलमगीर आलम जैसे लोगों ने अपने कब्जे में ले रखा है। आलमगीर के घर से अकूत संपत्ति बरामद की गई, फिर भी उनकी पत्नी को कांग्रेस ने टिकट दे दिया। इरफान अंसारी महिला विरोधी बयान दे रहे हैं, लेकिन उन्हें भी कांग्रेस टिकट दे रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर झारखंड चुनाव में जबरदस्त सियासी माहौल बन चुका है और योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर यहाँ पर हिंदुओं को जगाने का प्रयास किया है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले ट्रंप को बड़ा झटका, जहां से 2 बार जीते वहीं से अब हैरिस को मिली बढ़त। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में अब बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तमाम सर्वे यही बयां कर रही हैं। इसी बीच चुनाव से ऐन पहले पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को झटका लगता दिख रहा है। प्राइमरी चरण के दौरान आयोवा को डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों ही पार्टियों ने नजरअंदाज किया था,